नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार चुनाव में कई तरह की रोचक प्रसंग आज ही नहीं, अतीत में भी रहा है, इतिहास में भी रोचक प्रसंग होते रहे हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है रोचक प्रसंग, उसमें हम अतीत में यानी हमारे इतिहास में जो रोचक प्रसंग चुनाव के समय में या ऐसे विधानसभा चुनाव में होता रहा है, उस पे हम अपने स्टेट हेड अजय सर से बात करेंगे। आपको बताएं कि ये जो चर्चा है चुनाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो करंट अफेयर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये चुनावी प्रसंग या चर्चा आप सुनेंगे। जैसे पहली बार बिहार विधानसभा का कौन दलित अध्यक्ष बना, पहली बार प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस कैसे बने, सबसे कम अवधि का मुख्यमंत्री कौन रहे। तो ये ऐसे सवाल हैं जो अक्सर हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जो रोचक प्रसंग है, आज वो रोचक प्रसंग के साथ हम आपको चर्चा करेंगे अपने स्टेट हेड अजय सर के साथ। सर, स्वागत है आपका प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम अपने दर्शकों को अतीत के पन्नों में यानी इतिहास में जो हमारी इम्पोर्टेंस है उन चीजों को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिहार के चुनाव में अक्सर चुनाव जाति की बातें होती हैं। तो क्या पहले भी इस तरह का होता था या फिर अभी हाल के दिनों में या मंडल कमीशन के बाद इन तरह की चीजों की ज्यादा बातें होने लगी? बिल्कुल राजेश जी, ऐसा है कि जाति का सवाल सिर्फ चुनाव में ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी काफी प्रभावकारी तरीके से वो रहा है। चाहे वो आप देख लें कि टैक्सेशन, जो मालगुजारी जो होती थी वो भी जातियों के हिसाब से और रैयतों के हिसाब से निर्धारित होती थी। ये बात है तब जबकि 20वीं शताब्दी के पहले जब अंग्रेज यहाँ पर थे, तो ये जाति का सवाल एक अहम सवाल रहा है और जातियों के आधार पर ही समाज में तमाम तरह के ताने बाने बुने जाते रहे हैं। अक्सर चुनाव के दौरान में ये ज़्यादा घनीभूत होकर ज़्यादा कंसंट्रेटेड शक्ल में ये आपको दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि सारे लोगों को वोट चाहिए और जातियों के हिसाब से वह संकेंद्रण जितना ज़्यादा होता है, उम्मीदवारों को लगता है कि अगर हमारी संख्या ज़्यादा है जातियों की तो उस हिसाब से उनकी भागीदारी या उनकी जीत सुनिश्चित होगी। तो जातियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है और सामाजिक जीवन में भी। और मुझे लगता है कि जातियों के बिना आप इसके परे कोई बात नहीं कर सकते थे। सर, इसका प्रतिकार संगठित रूप से कब दिखा? आप देखें कि जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होता है, उसके बाद पहला चुनाव हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1920 में। बिहार में पहला चुनाव था। तो उस चुनाव में देखेंगे कि ज़्यादातर जो प्रभावशाली वर्ग था समाज का, वही लोग चुनकर आते हैं। और ये दौर आप देख लें कि उसी समय महात्मा गांधी का प्रवेश होता है। मैंने 1917 में 20 की यह बात है लेजिस्लेटिव काउंसिल में चयन को लेकर। तो राजे रजवाड़े जो भी स्टेट के लोग थे, प्रभावशाली जो तबका था, वही लोग चुन कर आते हैं वहाँ। इस बीच में महात्मा गांधी का प्रवेश होता है और बाकी उसके बाद से लगातार 30 और 35 तक देखेंगे कि एक सामाजिक आंदोलन भी चला। वो चाहे अस्पृश्यता के खिलाफ हो, छुआछूत के खिलाफ हो, मंदिर में प्रवेश को लेकर हो, दलित जातियों के मंदिर में प्रवेश को लेकर, और एक महत्वपूर्ण बात कि शराबबंदी के समर्थन में भी उस दौर में आंदोलन चला और पूरे बिहार में चला। और यह बहुत ही लोगों की इसमें भागीदारी थी। वो लोग चाहते थे कि शराबबंदी हो। तो ये 30 के दशक की बात है। समय क्या गांधी जी का प्रभाव था, स्वतंत्रता आंदोलन का उसकी एक पृष्ठभूमि थी जिसको लेकर एक सामाजिक जो बुराई थी और उसके खिलाफ भी समानांतर तरीके से चीजें चल रही थी। 1920 का चुनाव होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। उसके बाद से और इसके पहले देखेंगे कि जो सामाजिक रूप से जो प्रभावी तबका था, जो पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग था, उन लोगों ने अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया था और बनने लगे थे। कायस्थों के संगठन थे, क्षत्रियों के संगठन थे, भूमिहारों के संगठन थे, ब्राह्मण लोगों के संगठन थे। फिर इसी कड़ी में आप देखेंगे कि जो पिछड़ी जातियों में जिनके पास संपत्ति थी, शिक्षा थी,
उन लोगों ने भी अपनी जाति के हिसाब से संगठन बनाने शुरू कर दिए थे, और वो इसका बाकायदा रिकॉर्ड मिलता है सब, कि कैसे पहले सामाजिक सुधार को लेकर ये लोग सक्रिय थे, शिक्षा को लेकर सक्रिय थे। फिर बाद में जब चुनाव वगैरह की गतिविधियां शुरू हो गई तो हिस्सेदारी का प्रश्न सामने आता है। यह हिस्सेदारी का प्रश्न जब सामने आता है तो कांग्रेस ही एक पार्टी थी उस वक्त, तो इन लोगों ने कहा कि भाई जो चुनाव हो रहे हैं नगर पालिकाओं के, बोर्ड के, तो इसमें हमारा भी प्रतिनिधि होना चाहिए। तो उसमें काफी लंबी कहानी है। जैसे बहुत सारे लोगों ने जाके कहा कांग्रेस नेतृत्व से कि भाई हमारी जाति का भी उम्मीदवार होना चाहिए, तो कांग्रेस ने उनकी एक न सुनी और उनको कहा कि भाई वहां तो जाकर कोई दूध तो दुहना नहीं है या भंटा तो लगाना नहीं है, तो वहाँ विमर्श है, बौद्धिक विमर्श है। तो कहने का मतलब ये था कि एक जो गेट था उसको वह प्रभावशाली तबका उसको खोलने के लिए राजी नहीं था। तो 1933 में एक संगठन बनता है पिछड़ों का सबसे पहली बार, त्रिवेणी संघ। ये घटना है 30 मई 1933 की, शाहाबाद के करगहर में यह संगठन बनता है और इसमें यादव, कुर्मी और कोयरी जाति के नेताओं ने इस संगठन को मिलकर बनाया था और उनका मानना था कि अलग अलग जाति संगठनों से कुछ नहीं होगा, पिछड़ी जातियों के जो अलग अलग संगठन जो आप देख रहे हैं 1910-20 में बन चुके थे, सबको एक छतरी के नीचे लाना होगा। तो इस तरह से इनका एक संगठन बना पहली बार त्रिवेणी संघ के नाम से, पिछड़ों का। सर, ये जो जाति की गोलबंदी शुरू हो गई, संगठन बनने लगे, तो 1937 में जो चुनाव हुए उस पे किसी चुनाव में किसी सरकार जो बनी उस पे भी इसका असर दिखा क्या सर? जो उस समय जो चुनाव हुए 152 में से 99 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने गवर्नर के सामने शर्त रखी थी और ये राष्ट्रीय स्तर पर था कि गवर्नर जो भी फैसले करेंगे वो बनने वाली सरकार के मंत्रियों और मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की सहमति से उन फैसलों को लागू करेंगे। कांग्रेस की यह शर्त गवर्नर ने ठुकरा दी, नहीं मानी। तो हुआ ये नतीजा कि कांग्रेस ने कई राज्यों में, बिहार में भी सरकार बनाने से मना कर दिया। तो एक अजीब स्थिति हो गई। फिर अंतरिम सरकार बनी, उसमें गवर्नर ने बिहार में मोहम्मद यूनुस को बुलाया था सरकार बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट पार्टी के वो अध्यक्ष थे और इस तरह से 3 अप्रैल 1937 को उनकी सरकार बनी। इस सरकार में गुरु सहाय लाल मंत्री बनाए गए थे। 20 जुलाई 1937 को मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद 20 जुलाई उसी दिन 37 को ही श्री कृष्ण सिंह की अगुवाई में नई सरकार बनी। उस समय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रीमियर अथवा प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हुए। उसके बाद जो फुल फ्लेज सरकार बनी श्री कृष्ण बाबू के नेतृत्व में, उसके वो पहले प्रधानमंत्री होते हैं। सामाजिक स्तर पर जो जातियों की गोलबंदी हो रही थी, आजादी के बाद हुए चुनाव में उसकी क्या तस्वीर सामने आई, उसकी तस्वीर क्या दिखने लगी? जातियों की गोलबंदी और इस क्रम में कई तरह के विचार आए। उसमें जवाहरलाल नेहरू का भी दौरा होता है पटना और आरा में, और उसमें त्रिवेणी संघ तब तक बन चुका था, उसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इससे जाति की राजनीति या जात पात को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहकर हम लोगों को जो राष्ट्र निर्माण की बात है या आज़ादी की बात है उसमें हम लोगों को लगना चाहिए। लेकिन चूंकि उसी समय चुनाव भी हो रहे थे तो वो पिछड़ों की हिस्सेदारी का सवाल मुखर हो रहा था और यहाँ से लेकर और भागलपुर, मुंगेर, गया, ये सब केंद्र एक तरह से बन गए थे। तो इसकी लंबी कहानी है और लंबा इसका सिलसिला है। तो इस तरह से चीजें चलती हैं, आगे बढ़ती हैं। चुनाव में इसका क्या असर दिखा था क्या? हाँ, इसमें आप देखेंगे कि जिस तरह से हिस्सेदारी का सवाल काफी प्रबल होता गया और सामाजिक स्तर पर जो गोलबंदी हो रही थी उसने आज़ादी के बाद के हुए चुनावों में जबरदस्त भूमिका निभाई। आंकड़ों से उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मंत्रिमंडल में जो आज़ादी के बाद
मंत्रिमंडल बना, उसमें पिछड़ी जाति के 3 नेताओं शिवनंदन मंडल, वीरचंद पटेल और देवशरण सिंह को शामिल किया गया था। आजादी के बाद पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 223 सीटें मिली थी। 1957 में मतलब दूसरा जो चुनाव हुआ उसमें 210 सीटें हो गई। मतलब देखिए घट रहा है, सीटें घट रही हैं। और 62 में तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या 195 हो गई। चौथे आम चुनाव में एक बड़ा बदलाव दिखता है। वह बदलाव किस रूप में है? वह बदलाव इस रूप में है कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटकर 128 रह गई और डॉक्टर लोहिया की संसोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 68 सीटें मिली, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 18, जनसंघ की सीटें 3 से बढ़कर 26 हो गई। तो आप कह सकते हैं कि राजनीति में, बिहार की राजनीति में खास तौर से लोहिया की राजनीति ने पिछड़ी जातियों को पिछड़ावाद के सूत्र में बांध दिया था। तो ये एक बड़ा बदलाव था, दिखने लगा था। बड़ा बदलाव दिखने लगा था। और चौथे आम चुनाव में देखेंगे कि कांग्रेस को तो बहुमत मिला नहीं 67 वाले चुनाव में। तो अब सरकार कैसे बने और किसकी बने, ये सवाल था। ऐसे में समाजवादियों मतलब संसोपा और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इन्होंने, जनसंघ ने और भारतीय क्रांति दल भाकपा ने, इन लोगों ने 5 दलों ने मिलकर सरकार बनाने का रास्ता तय किया। उसके लिए 33 सूत्री कार्यक्रम बने कि हम सरकार बनाने के बाद क्या करेंगे आम लोगों के लिए, और इस पर सहमति बनी और इन लोगों ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे। इस तरह पहली गैर कांग्रेसी सरकार, जिसको संविद सरकार भी कहते हैं और संयुक्त सरकार भी कहते हैं, क्योंकि कई दलों के सहयोग से बनी थी, तो 1967 में बनी थी और उसके पहले मुख्यमंत्री हुए थे महामाया प्रसाद सिन्हा। और उसी सरकार में कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और उसी समय एक और बड़ा बदलाव देखेंगे कि विधानसभा के स्पीकर होते हैं धनिकलाल मंडल, वो भी पिछड़े थे। तो ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे धनिकलाल मंडल, जो पिछड़ी जाति से थे। कर्पूरी ठाकुर उसी कैबिनेट में थे जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जिनको इस साल भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया है। इसका परिणाम सामने आने लगा था सर। दलित जो पिछड़े लोग थे वो गोलबंद हो रहे थे, तो इसका परिणाम किस रूप में सामने आया सर? ये पहले तो आप गोलबंदी एक जाति के नाम पर करते हैं, फिर एक आपसी प्रतिस्पर्धा भी उसके भीतर से शुरू हो जाती है और आप देखेंगे कि आपकी महत्वाकांक्षाएं भी फिर सामने आने लगती है। तो ठीक ऐसा ही घटनाक्रम रहा। जब सरकार बन गई तो महामाया प्रसाद की संविद सरकार तो केवल 10 महीने ही चल पाई और वह सरकार गिर गई। उसका कारण ये था कि उस समय बीपी मंडल भी सरकार में शामिल थे। बीपी मंडल जिस बीपी मंडल के रिपोर्ट पर वो मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो वह लोकसभा के सदस्य थे और बिहार में किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं थे। डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि ये लोकसभा में ही रहे और यहाँ से इस्तीफा दे दें, पर बीपी मंडल इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कुछ और नेताओं को अपने साथ किया। उस समय जगदेव प्रसाद थे और कुछ और भी नेता थे और इन लोगों ने मिलकर शोषित दल का गठन किया। शोषित दल 25 अगस्त को शोषित दल की स्थापना होती है और उसके अगले दिन बीपी मंडल ने महामाया मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। फिर आता है कि 1967 से लेके और 69 तक 2-2.5 साल के दौरान 6 सरकारें बिहार में बनी। वो सत्ता से हटी, सत्ता में आई। माया प्रसाद सिन्हा की सरकार के पतन के बाद 28 जनवरी 1968 को सतीश प्रसाद सिंह की 5 दिनों की सरकार बनती है। इसी बीच बीपी मंडल, जिनके बारे में लोहिया चाहते थे कि लोकसभा में ही रहे और यहाँ से इस्तीफा दे दें यहाँ की कैबिनेट से, तो उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ले ली और इसके बाद 1 फरवरी 68 को बीपी मंडल की सरकार बन गई। सतीश प्रसाद सिंह की सरकार 5 दिन ही चली थी और इसके बाद 1 फरवरी को उनकी सरकार बन गई।
लेकिन वह सरकार भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और इस तरह 22 फरवरी 1968 को कांग्रेस की मदद से भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बनते हैं। वह पहले दलित मुख्यमंत्री थे बिहार के, पर वह सरकार भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और 95 दिनों में ही उनकी सरकार चली गई। और इस घटनाक्रम का विस्तार इस रूप में होता है कि उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो बिहार में पहली बार 29 जून 1968 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो जातियों की हिस्सेदारी, जातियों की गोलबंदी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं वो समय समय पर सामने आती रही हैं और इस तरह से यह जो गोलबंदी है, आप कह सकते हैं कि आपको लग सकता है कि यह एक नया रूप लेती है, कभी बिखरती हुई दिखती है, फिर गोलबंद होती है। तो यह एक प्रक्रिया है समाज में और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जब इस पे ब्रेक होने की नहीं, अतीत से चलता आ रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है। ऐसे ही रोचक प्रसंग को लेकर फिर हम अगले शनिवार को आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार सर। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।